नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका गोल्ड की दुनिया के सबसे अनोखे शो, सबसे स्पेशल शो गोल्ड सेंट्रल में। गोल्ड की कीमतें लगभग 2 महीने से दबाव में हैं, भाव 4 महीने के निचले स्तर पर हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या ये गिरावट या जो मौजूदा भाव है सोने का, ये खरीदारी के लिए अच्छा है? क्या भाव यहां से और टूटेंगे या यहां से रिकवरी दिख सकती है? कौन से ऐसे इवेंट हैं जो गोल्ड की कीमतों को प्रभावित करेंगे? मसलन अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, फैसला होने वाला है। फेड के मिनट्स आए, उसमें संकेत मिले कि हाँ, ब्याज दरें तो अभी और बढ़ेंगी। गोल्ड का बाजार और सहमा। आज सोने के बाजार में जब हम चर्चा कर रहे हैं, 1919 रुपये डॉलर कॉमेक्स पर सोना ट्रेड कर रहा है। 58,400 रुपये के आसपास का भाव है आज भारत के बाजार में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर। ये भाव क्या खरीदारी के लिए बेहतर है? यहाँ से वापसी दिखेगी या अभी और रुक जाएं, यहां से गिरावट दिखेगी? कौन से बड़े इवेंट हैं जो बड़े खरीदार हैं? मसलन केंद्रीय बैंक दुनिया के ईटीएफ क्या कह रहे हैं? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट क्या कह रही है जो इसी हफ्ते गोल्ड पर आई? ये सब कुछ आज हम समझेंगे, जानेंगे और सीधे समझेंगे ये बात कि अगर आपको गोल्ड खरीदना है, अगर आपको चांदी खरीदनी है, तो इस समय क्या करें। तमाम खबरों के विश्लेषण के लिए, आपको राय देने के लिए, गोल्ड पर अपना नजरिया देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मनोज कुमार जैन जी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार शुभम। मनोज सर पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर हैं और हेड रिसर्च भी हैं वो करेंसी के और कमोडिटी के। तो कमोडिटी करेंसी पर बारीकी से नज़र रखते हैं, हर खबर को परखते हैं। मनोज जी से डिस्कशन शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज शो में खास क्या होगा। आज हम शुरुआत करेंगे वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के साथ। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की जो रिपोर्ट आई वो गोल्ड को लेकर क्या आउटलुक देती है। रिपोर्ट में कहा गया कि हाँ, कीमतें चल तो सकती हैं, लेकिन रिस्क हैं। चलने की उम्मीद क्यों बन रही है और रिस्क क्या है, ये दोनों समझेंगे। यूएस में ब्याज दरें बढ़ी तो सोने पर क्या असर होगा, ये समझेंगे। गोल्ड ईटीएफ ने जून में कितना सोना बेचा या खरीदा, ये समझेंगे। केंद्रीय बैंक क्या कर रहे हैं, ये भी जानेंगे। तो चलिए मनोज सर से डिस्कशन शुरू करें, एक एक खबर आपको बताएं। तो सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड के ईटीएफ की। गोल्ड के ईटीएफ ने लगातार बिकवाली का ट्रेंड दिख रहा है। जून में के दौरान दुनिया भर में गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ने सोने की नेट बिकवाली करी है, नेट बिकवाल बन के उभरे हैं। मार्च से लेकर मई तक ये फंड लगातार सोने की खरीदारी कर रहे थे। मार्च से लगातार सोने की खरीदारी कर रहे थे, लेकिन 3 महीने बाद जून के दौरान ये फिर से नेट बिकवाल हो गए। जून में के दौरान दुनिया भर के गोल्ड ईटीएफ ने नेट 56 टन सोना बेचा है। उनकी कुल होल्डिंग जो है अब घटकर 3,422 टन रह गई है, जो फरवरी के बाद अब तक का सबसे निचला स्तर है। 2022 के जून के मुकाबले करीब 10% कम है होल्डिंग। सर, गोल्ड ईटीएफ ने ये जो यू टर्न लिया है, क्या वजह है? आप इसकी क्या वजह देख रहे हैं? और उनकी जो खरीदारी है या बिकवाली, अब वो नेट बिकवाल बन के उभरे हैं, क्या असर डालेगा सोने के बाजार पर? ये नमस्कार। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि गोल्ड ईटीएफ में जो अनवाइंडिंग देखने को मिली है, जैसा कि हम जानते हैं कि मार्च के महीने में इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड फ्यूचर ने 2100 के जो स्तर है वो टेस्ट किए थे और भारतीय बाजारों में भी कीमतें पहली बार 61,845 के स्तर को छूती हुई नजर आई थी। उसके बाद वापिस से जो फेड के जो रुख में जो नरमी थी वो फिर एक बार हॉकिश होती हुई नजर आई। तो हम कह सकते हैं कि जो गोल्ड ईटीएफ में लगातार होल्डिंग बढ़ रही थी दुनिया भर के निवेशकों की, वो एक बार मुनाफा वसूली में तब्दील होती हुई नजर आई। और उसी के चलते हमने देखा है कि पिछले 2 से 3 महीनों में ईटीएफ की तरफ से लगातार सेलिंग जो है वो गोल्ड में देखने को मिल रही है। और जो $2100 तक सोने की कीमतें पहुंच गई थी, वो अभी $1900 के आसपास ट्रेड कर रही है। लगभग हमने $200 की गिरावट जो है ऊपरी स्तरों से देखी है। वहीं भारतीय बाजारों की बात करें तो यहाँ भी 61,800 के स्तर से हम 58,000 तक आते हुए नजर आए हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक ये मुनाफा वसूली का जो दौर है वो देखने को मिला है। उसके पीछे मुख्य वजह यह है कि यूएस फेड की तरफ से जो ब्याज दरों में फिर से एक बार बढ़ोतरी के संकेत दिए गए हैं, तो उसके चलते यहाँ पे जो डॉलर है उसकी डिमांड बढ़ती हुई नजर आई है। और यूएस के जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वहां भी यील्ड जो बढ़कर फिर एक बार 4% तक होती हुई नजर आई है। तो कहीं ना कहीं सोने से जो पैसा निकलकर फिर एक बार डॉलर और बॉन्ड की तरफ जो है शिफ्ट होता हुआ नजर आया। उसी के चलते हमने देखा है कि सोने में एक मुनाफा वसूली यहाँ पे ईटीएफ की तरफ से जो आती हुई नजर आई है।
सर ब्याज दरों को लेकर तो अभी फिर ये आशंका गहरा रही है कि ब्याज दरें यहाँ से और बढ़ सकती हैं, तो आपको क्या लगता है ये जो बिकवाली का ट्रेंड है, ये जो नेट बिकवाल बनकर ईटीएफ उतरे हैं, ये फेनोमेना, ये ट्रेंड जो है अभी आगे भी जारी रहेगा 1-2 महीने 3 महीने? हमारा मानना है कि यहाँ पे जुलाई, बाय एंड ऑफ जुलाई जो है, ये जो बिकवाली का जो सिलसिला है गोल्ड ईटीएफ का, ये रुक सकता है, क्योंकि यूएस फेड की तरफ से जो ब्याज दरों में बढ़ोतरी के संकेत दिए गए हैं। वर्ष 2023 में दो रेट हाइक और यहाँ पे यूएस फेड की तरफ से देखने को मिल सकते हैं, जिसमें से एक 20 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक ये महीने जुलाई की जो मीटिंग है वहां पे संभावित है। तो उसके बाद एक रेट हाइक और वर्ष 2023 में देखने को मिल सकता है, जो कि मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे प्राइस इन करके चल रहा है। लेकिन हमारा मानना है कि यूएस फेड की जो ब्याज दरों में बढ़ोतरी है, उससे मार्केट में अब जो घबराहट का माहौल है वो कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो ग्लोबल इकोनॉमिक सेंटीमेंट है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस्ड है हायर इंटरेस्ट रेट से। तो उसके चलते फिर एक बार यहाँ पे जो निचले स्तरों पर सोने की जो सेफ एंड बाइंग है वो उभरती हुई नजर आ रही है। तो हमारा मानना है कि जो गोल्ड ईटीएफ में बिकवाली का सिलसिला है वो इस मंथ के एंड तक एक बार रुकता हुआ नजर आएगा, और सोने में निचले स्तरों पर फिर एक बार जो बाइंग है वो लौटती हुई नजर आएगी, और निचले स्तरों पर सपोर्ट जो है वो बनते हुए नजर आएंगे। चलिए, तो ये ईटीएफ के बाजार की बात हो गई। यहाँ पर मनोज सर का ये कहना है कि ईटीएफ में जो बिकवाली थी अब कुछ थमेगी, अब यहाँ से कुछ आप रिकवरी के, कुछ खरीदारी के संकेत पकड़ सकते हैं। ये हो गए बड़े खरीदार, बड़े स्टेक होल्डर हो गए गोल्ड के बाजार के। अब आते हैं दूसरे बड़े स्टेक होल्डर पे, वो हैं केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक भी, दुनिया भर के केंद्रीय बैंक सोने को खरीदते हैं, सोने को बेचते हैं, और इनकी खरीदारी और बिकवाली पूरी दुनिया में सोने के जो भाव हैं उनको तय करने में अहम भूमिका निभाती है। मई के दौरान क्या हुआ? मई के दौरान दुनिया भर में सोने की खरीद और बिकवाली को लेकर केंद्रीय बैंकों की तरफ से मिला जुला ट्रेंड देखने को मिला। तुर्की का केंद्रीय बैंक सबसे बड़ा बिकवाल बना। इसकी वजह से केंद्रीय बैंक टोटल में नेट बिकवाल रहे। आंकड़े आपके स्क्रीन पर हैं। तुर्की ने 69 टन सोना बेचा। उज्बेकिस्तान ने 10 टन से ज्यादा सोना बेचा। कजाकिस्तान ने 2.5 टन, करीब 2.4 टन सोने की बिकवाली करी। जर्मनी 1.8 टन। पोलैंड 19.9 टन खरीदारी करी। पोलैंड बड़ा खरीदार बनकर सामने आया। चीन 15.9 टन के साथ खरीदार बनकर सामने आया। लेकिन आप देखिए, इन सब आंकड़े एक तरफ रख दीजिए और तुर्की की बिकवाली 69 टन की एक तरफ। सिंगापुर 3.9 टन खरीदारी। रूस 3.1 टन खरीदारी। इराक, भारत, चेक रिपब्लिक और किर्गिस्तान, ये सब खरीदार बन के उभरे। 1.5 टन से लेकर 2.5 टन के बीच में इन अलग अलग देशों की खरीदारी रही। आंकड़े आपके स्क्रीन पर हैं। मई के दौरान दुनिया भर के केंद्रीय बैंक ने नेट 27 टन सोने की बिकवाली की है। नेट अगर आप देखेंगे तो बिकवाली रही। अगर खरीदारों का आंकड़ा जोड़ लीजिए और बिकवाल पर जोड़ लीजिए तो अकेले तुर्की ने जब 69 टन बेचा तो नेट भाई हम आ गए बिकवाली में। अब जब ये बिकवाली की है, सर सीधा सवाल आपसे, केंद्रीय बैंकों की तरफ से ये बिकवाली जो हुई है, आपको क्या लगता है? ये पहली बात तो तुर्की ने इतना बड़ा बिकवाल बना, इसके पीछे क्या कोई खास वजह? और दूसरा, ये किस तरीके से रोल प्ले करेगा गोल्ड की कीमतें तय करने में? ज्यादातर जो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक है वहां से बाइंग ही देखने को मिली है, अगर हम एक्सेप्शन छोड़ दें तुर्की का और एक आध और कंट्री का। तुर्की में हम देख रहे हैं कि वहां पे आर्थिक हालात जो है वो थोड़े कमजोर हैं। उसके चलते हम वहां पे जो वहां के सेंट्रल बैंक्स की तरफ से सोने में बिकवाली पिछले 2-3 महीनों से लगातार देख रहे हैं। इन्फ्लेशन एक बड़ा कंसर्न है। दूसरा, वहां की जो करेंसी है उसमें बड़ा डेप्रिसिएशन देखने को मिला था। तो वो वहां के आर्थिक हालात जो खराब है उसको देखते हुए वहां से एक सेलिंग गोल्ड में देखने को मिली है। लेकिन हम अगर ओवरऑल ट्रेंड देखें दुनिया भर के बड़े सेंट्रल बैंक्स का, तो वहां से लगातार बाइंग जो है वो देखने को मिल रही है। और दूसरी एक और मुख्य चीज यह है कि जो दुनिया में जो डॉलर का जो रिजर्व्स है रेशो, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली दुनिया भर के सेंट्रल बैंक जो है वो कम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो भी रेशो जो है कहीं ना कहीं सोने की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो हमारा मानना है कि जो तुर्की की सेलिंग को छोड़ दें तो बाकी जो देश है वहां से लगातार बाइंग ही देखने को मिल रही है। और आने वाले समय में जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स का जो ट्रेंड है गोल्ड में बाइंग का, वो आगे भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक तो जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसके बाद से जो डॉलर का डिपेंडेंस है वो काफी सारे देश कम करना चाहते हैं। और यहाँ पे जो इकोनॉमिक स्ट्रेस है ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर, वो भी बनता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की जो बाइंग है वो आने वाले समय में जारी रहेगी। तो हमारा मानना है कि जो तुर्की को छोड़ दें तो बाकी
अभी भी जो दुनिया भर के जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स है उनका रुझान यहाँ बाइंग की तरफ ही है, और आगे भी जो है बाइंग वहां से कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी। तो अभी जो ट्रेंड थोड़ा सेलिंग का एक दो देशों की तरफ से आता हुआ नजर आया है, वो भी अगले एक दो महीनों में रुकता हुआ नजर आएगा, और बाकी जो देश है वहां से बाइंग लगातार देखने को मिल रही है। तो वो भी आने वाले समय में सोने की कीमतों को फिर एक बार सपोर्ट जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में करती हुई नजर आएगी। ईटीएफ के बाद बैंकों पर भी मनोज जी का ये नजरिया बन रहा है कि यहाँ से केंद्रीय बैंकों की बाइंग जारी रहेगी। बाइंग इस बार भी थी, वो कह रहे हैं कि तुर्की का एक आप उदाहरण छोड़ दीजिए, उनकी अपनी क्राइसिस है करेंसी को लेकर, उनके अपने फाइनेंशियल सिस्टम को लेकर, उनकी क्राइसिस छोड़ दीजिए। नेट बिगवाल इसलिए लगे क्योंकि ये एक्सेप्शन केस है, लेकिन हाँ वैसे मोटा मोटा सारे केंद्रीय बैंक पॉजिटिव दिखेंगे और ईटीएफ रिकवरी, केंद्रीय बैंक भी पॉजिटिव दिखेंगे। इसका मतलब अगर आप संकेत पकड़ें तो मनोज जी का यह मानना है कि यहां से गोल्ड रिकवरी के लिए तैयार है। लेकिन वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल कोई दूसरी बात कह रहा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ये कह रहा है कि आउटलुक ये दिया जो उसने मीडिया का, उसमें कहा कि 2023 की दूसरी छमाही के दौरान दुनिया भर में बॉन्ड यील्ड दायरे में रह सकती हैं, साथ में अमेरिकी डॉलर पर दबाव रह सकता है, इसकी वजह से कीमतों को सपोर्ट मिलेगा। ये बात उसने कही वही जो मनोज जी कह रहे हैं कि कीमतों को सपोर्ट मिलेगा। लेकिन कैविएट है, कैविएट क्या है कि वैश्विक स्तर पर आर्थिक स्थिति खराब होती है, इससे निवेश मांग तो लौटेगी, निवेश में तो इजाफा होगा, लेकिन अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं तब सोने की कीमतों पर दबाव देखा जा सकता है। महंगाई जो लगातार चिंता बनी हुई है, भारत में अभी फिर से फूड इन्फ्लेशन लगातार चिंता बन रही है। दुनिया भर में अगर आप देखें तो बहुत सारे देश अभी भी महंगाई के खिलाफ जो जंग जारी थी ब्याज दरें बढ़ाकर, उसको थामने का नाम नहीं ले रहा है। अभी भी कहीं से किसी बड़े सेंट्रल बैंक से ये नहीं कहा गया कि हाँ भाई अब यहां से ब्याज दरें नीचे आ रही हैं। फेड से उम्मीद होगी, क्योंकि फेड ही वो झंडावरदार होगा, जब फेड आगे करेगा तब शायद यूरोप में, तब शायद इंडिया में ब्याज दरें घटाने की बात शुरू होगी। लेकिन अमेरिका में तो अभी ब्याज दरें कम तो छोड़िए, होल्ड भी छोड़िए, अभी तो बढ़ाने की ही बात चल रही है। मनोज जी, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल अपनी रिपोर्ट में भाव को का आउटलुक नहीं देता, इस बार भी नहीं दिया है, लेकिन उनकी इस रिपोर्ट में आप भाव को लेकर क्या आकलन लगा रहे हैं जो बातें उन्होंने कही हैं उसको देखकर? बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल भी अपनी रिपोर्ट में कह रहा है कि आने वाले समय में सोने की कीमतों को यहाँ पे सपोर्ट मिलते हुए नजर आएंगे। उसके पीछे मुख्य वजह यह है कि यूएस फेड का जो ब्याज दरों में बढ़ोतरी का सिलसिला है वो यहाँ पे वर्ष 2023 के अंत तक थमता हुआ नजर आएगा, तो वो कहीं ना कहीं कीमतों को सपोर्ट करेगा। दूसरा, जो लगातार दुनिया भर के देशों में जो ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई थी उसका असर अब यहाँ पे ग्लोबल जो इकोनॉमी है उसके ऊपर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आईएमएफ हो या वर्ल्ड बैंक हो, उन्होंने भी ग्लोबल ग्रोथ के अनुमान जो है वो वर्ष 2023 के लिए घटाए हैं। तो कहीं ना कहीं जो सेफ हेवन डिमांड है सोने की वो बरकरार रहेगी। जियोपॉलिटिकल टेंशन यहाँ लगातार जारी है, वह भी कीमतों को सपोर्ट करते रहेंगे। और एक और मुख्य वजह यह है कि हम भारत में देख रहे हैं कि जो करेंसी है वहां पे फिर एक बार कीमतों में दबाव देखने को मिला है रुपी में, तो उसका भी सपोर्ट यहाँ पे एडिशनली भारतीय बाजारों में देखने को मिलेगा। तो नेट नेट अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो गिरावट है वो अगली जो छमाही है मतलब वहां पे रुकती हुई नजर आएगी, और ग्रेजुअली जो बाइंग है वो वापिस एक बार सोने में लौटती हुई दिखेगी, क्योंकि जो हायर इन्फ्लेशन के चलते यहाँ पे ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई थी उसका असर ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर पड़ता हुआ नजर आया है। तो कहीं ना कहीं जो सेफ हेवन डिमांड है वो लौटेगी, क्योंकि जो कैपिटल मार्केट है वहां पे फिर एक बार मुनाफा वसूली जो है देखने को मिल सकती है, और वो सोने की कीमतों को सपोर्ट करेगी। इन्फ्लेशन का जहां तक सवाल है, और जो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक लगातार ब्याज दरों को बढ़ा रहे हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो यहाँ एक चीज काफी अहम रहेगी कि इन्फ्लेशन जो पूरी दुनिया भर की इकोनॉमी में देखने को मिला था उसके पीछे कच्चे तेल की कीमतों का काफी अहम रोल था। और हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल की कीमतें $130 जाने के बाद अब यहाँ पे 70 से 80 डॉलर के दायरे में काफी समय से ट्रेड कर रही है, और जो वर्ष 2023 का भी जो एक अनुमान है वो 75 से 80 डॉलर के आसपास ही रहने का है। तो कच्चे तेल की कीमतें यहाँ दायरे में बनी रहती है, तो वो निश्चित तौर पर जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करने में मदद करेगी। तो वहां से भी जो हॉकिश ट्रेंड है दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स का, वो कहीं ना कहीं वर्ष 2023 के अंत तक जो है डविश होता हुआ नजर आएगा। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे जो सोने की गिरावट का जो सिलसिला है वो इस महीने के अंत तक एक बार थमता हुआ नजर आएगा, और फिर ग्रेजुअली वहां पे बढ़त जो है देखने को मिलेगी। सर, ब्याज दरें बढ़ी तो दबाव दिखेगा, ये बात आप भी मान रहे हैं। $1919 के करीब कॉमेक्स पर अभी सोना ट्रेड कर रहा है। नीचे सपोर्ट क्या देख रहे हैं कि आप ठीक है अगर ब्याज दरें बढ़ेंगी भी, जितना भी डिस्काउंट किया है कीमतों ने अपने में,
अभी नीचे का कौन सा वो स्तर है कि इसके नीचे तो नहीं जाएंगी, यहां से एक अच्छा मजबूत सपोर्ट उभर कर दिखेगा? आ, अभी यहाँ पे यूएस फेड की तरफ से दो रेट हाइक और संभावित है। एक रेट हाइक मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट करके चल रहा है, उसके बाद एक रेट हाइक और यहाँ पे यूएस फेड की तरफ से आ सकता है, जिसके चलते थोड़ा दबाव यहाँ पे कीमतों में देखने को मिल सकता है। लेकिन हमारा मानना है कि इंटरनेशनल मार्केट में $1870 का जो सपोर्ट है वो काफी अहम रहेगा, और वो सपोर्ट लो लेवल जो है मार्केट यहाँ स्ट्रांगली होल्ड करता हुआ नजर आएगा। तो $30 से $40 की ओर यहाँ मैक्सिमम गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है। उससे ज्यादा की गिरावट की संभावना यहाँ कम लगती है। तो हमारा मानना है कि $1870 जो है इस वर्ष के लिए काफी अहम सपोर्ट इंटरनेशनल मार्केट में रहेगा, और वो सपोर्ट लेवल यहाँ पे हमारा मानना है कि होल्ड होगा, और वहां से फिर एक बार अच्छी रिकवरी कीमतों में देखने को मिलेगी। $1870 इंटरनेशनल मार्केट में। सर इंडिया के मार्केट में अगर ट्रांसलेट करें रुपए की कमजोरी को या मजबूती को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आप करेंसी भी बहुत बारीक से ट्रेड करते हैं, तो भारत के बाजार के लिए वो क्या नंबर होगा, वो क्या आंकड़ा होगा जिसके नीचे गिरावट की उम्मीद लगभग खत्म हो जाएगी? मेरा मानना है कि 57,700 का एक लो अभी यहाँ पे मार्केट ने टेस्ट किया था, वही लो यहाँ पे जो है वर्ष 2023 के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है, और हमारा मानना है कि उसके आसपास कीमतें आएगी तो वहां पे फिर एक बार अच्छी बाइंग जो है वो देखने को मिलेगी। तो मैक्सिमम यहाँ पे 57,700 तक का डाउन साइड इंडियन मार्केट में लगता है, उसके नीचे जाते हुए कीमतें अभी नजर नहीं आ रही। 57,700 ये बात आप पकड़ लीजिए, ये आंकड़ा आप पकड़ लीजिए। 1870 उधर के लिए और 57,700 हमारे लिए। ये भाव अगर आपको एमसीएक्स पर चमकने लगे, अपने सर्राफा बाजार में चमकने लगे, सर्राफा बाजार में भाव थोड़ा ऊपर नीचे होता है एमसीएक्स से, तो आप अगर इसके आसपास भाव आपको चमकने लगे तो ये मान लीजिए कि हाँ, अगर आपके पास पैसा है और आप सोना खरीदना चाहते हैं तो ये मौका हो सकता है। मनोज जी की आपको ये सलाह है। सर एक और इंपॉर्टेंट चीज की, जो गोल्ड का मार्केट है या बुलियन का मार्केट है, ये शेयर बाजार से हमेशा उल्टी दिशा में चलता है। ये माना जाता है कि पैसा एक ही है, बाजार में लगेगा तो सोने से निकलेगा और सोने में लगेगा तो बाजार से निकलेगा। शेयर बाजार में तेजी अभी लगातार जारी है। अगर आप देखिए तो बिटकॉइन 13 महीने की ऊंचाई पर है, भारत के शेयर बाजार नए ऐतिहासिक स्तर छू रहे हैं, अमेरिका के बाजारों में भी तेजी बनी हुई है। क्या आपको लगता है कि शेयर बाजार की ये तेजी भी कहीं ना कहीं सोने के लिए एक नेगेटिव ट्रिगर की तरह काम कर रही है कि ठीक है, अगर बाजार में तेजी बनी रहेगी तो लोग सोने में कम आएंगे? बिल्कुल, ये एक सेंटिमेंटल जो है हम कह सकते हैं कि इम्पैक्ट रहता है इस चीज का। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि मार्च में जो है भारत के शेयर मार्केट में बड़ा करेक्शन देखने को मिला था, उसी समय हमने देखा कि सोने की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में रिकॉर्ड हाइस पर पहुंचती हुई नजर आई थी। उसके बाद शेयर मार्केट में जैसे जैसे बढ़त देखने को मिली तो सोने की जो तेजी है वो फिजल आउट होती हुई नजर आई। तो हमारा मानना है कि ये एक इनवर्स कोरिलेशन जो है कैपिटल मार्केट और गोल्ड मार्केट का रहता है, इसीलिए सोने को सेफ हेवन असेट के तौर पर देखा जाता है। तो अब यहाँ पे जो शेयर मार्केट है वो लाइफ टाइम हाईज पर ट्रेड कर रहे हैं, और यहाँ पे आगे फिर एक बार एक करेक्शन की संभावनाएं जो है वो नजर आने लगी है। तो जैसे जैसे शेयर मार्केट में करेक्शंस आएंगे तो वो भी सोने की कीमतों को सपोर्ट करेंगे। तो बिल्कुल इनका एक इनवर्स कोरिलेशन रहता है, लेकिन एक लेवल के बाद फिर हम कहते हैं कि लंबे समय तक अगर कैपिटल मार्केट में तेजी जारी रहती है तो वह भी फिर सोने की कीमतों को सपोर्ट करने लग जाती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो है वो अपने फंड को डाइवर्सिफाई करते हैं। तो ऐसे में वहां से कुछ पैसा निकल के वो सोने की तरफ आता है। तो एक लेवल तक वहां पे इनवर्स कोरिलेशन एग्जिस्ट होता है सोने और कैपिटल मार्केट में, लेकिन एक लेवल के बाद जो है फिर वो भी दोनों एक ही डायरेक्शंस में चलते हुए नजर आते हैं। तो शॉर्ट टर्म में मेरा मानना है कि कैपिटल मार्केट में एक करेक्शन यहाँ पे ड्यू है, तो अगर वो आएगा तो वो भी यहाँ पे सोने की कीमतों को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। सर एक और सवाल आपका, अब भारत के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में मॉनसून के नजरिए से, अगर आप पिछली क्रॉप देखें, क्योंकि भारत में 80% मांग जो है गांव से निकलती है ज्वेलरी की, गोल्ड की, तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गांव की रिकवरी को देखना। गांव की रिकवरी पे सर मिले जुले संकेत हैं। आय पर देखें तो गांव की आय अभी टूट रही है, एक संकेत। दूसरा संकेत यह है कि अल्नीनो और कमजोर मानसून के डेफिसिट के बीच इस साल का मानसून झूल रहा है, जो आशंका पैदा कर रहा है किसानों के बीच कि अगली फसल पता नहीं कैसी रहेगी। रिजर्वायर के नंबर हमारे सामने हैं, वहां भी पानी उतना नहीं है, जो अगली फसल को लेकर चिंता बढ़ा रहा है, उभार रहा है। लेकिन हां, पिछली फसल की कीमत ठीक ठाक हाथ में मिली है, ऐसा लगता है। सरकारी खरीद पूरी नहीं हुई है क्योंकि उससे बेटर मार्केट में भाव मिल रहे थे। अगर आप इन सारे संकेतों को एक साथ पकड़ें और मानसून की रोशनी में ये देखने की कोशिश करें कि सोने की कीमतें या सोने की डिमांड इंडिया में कैसी रख सकती है, तो आप क्या संकेत पकड़ पा रहे हैं? आपको क्या लगता है? जहां तक मानसून का सवाल है तो एक डेफिशिएंट रेनफॉल का प्रोडिक्शन आता हुआ नजर आया था, लेकिन हमने देखा है कि जो यहाँ पे जून के अंत तक जो प्रिडिक्शन लगाए जा रहे थे कि यहाँ पे
मानसून की जो बारिश है वो देरी होगी या एक जैसा स्प्रेड उसका नहीं रहेगा, लेकिन हमने देखा है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में देश के बड़े हिस्से में एक अच्छी बारिश जो है देखने को मिली है, और उसके चलते जो सोइंग है वहां पे काफी सुधार जो है देखने को मिल रहा है। तो और आगे भी इस सप्ताह में जो मौसम विभाग है उसकी तरफ से बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। तो यहाँ पे सोइंग के तौर पर देखें हम तो एक अच्छी सोइंग जो है पूरे देश के जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है वहां पे देखने को मिल रही है। हमारा मानना है कि एल नीनो का एक इफेक्ट जो है वो थोड़ा रह सकता है, लेकिन बावजूद उसके हमारा मानना है कि क्रॉप में कोई यहाँ पे कमी शायद देखने को नहीं मिलेगी। 10% या 15% प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन वो कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है रूरल इकोनॉमी के ऊपर इम्पेक्ट करता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि अगर उत्पादन कम होंगे तो उस रेशो में यहाँ पे भाव जो है वो फसलों के बेहतर होते हुए नजर आएंगे, तो कहीं ना कहीं वो कंपनसेट जो है भाव यहाँ पे रूरल इकोनॉमी को करते हुए नजर आएंगे। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे जो एल नीनो का कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट रूरल इकोनॉमी के ऊपर इस वर्ष में पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा, और भाव यहाँ पे काफी सारे जिनसों के बेहतर हैं। इवन हम अगर वेजिटेबल्स की बात करें तो वहां भी काफी बढ़त जो है कीमतों में देखने को मिली है, तो वो रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट करेगी। और एग्री इकोनॉमी है वहां पे कोई बड़ा इम्पेक्ट हमारा मानना है कि देखने को नहीं मिलेगा। तो रूरल डिमांड जो है वो एज इट इज यहाँ पे इस वर्ष भी जो है बनी रहेगी, और यहाँ से कोई खराब संकेत अभी तक मिलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और हम आशा करते हैं कि मानसून जो है वो बेहतर होगा, तो उससे जो रूरल रूरल इकोनॉमी है वो भी बेहतर होती हुई नजर आएगी। तो मनोज जी, जमाने भर की बातें हो गई, ईटीएफ की बात हो गई, केंद्रीय बैंकों की बात हो गई, शेयर बाजारों की बात हो गई, मॉनसून की बात हो गई। अब इन सबको अगर इकट्ठा करके पकड़ें और अब किसी की मुट्ठी में अगर पैसा है और वो सोना खरीदना या बेचना चाहता है, तो सीधी आपकी क्या राय होगी? सोने के खरीदार या बिकवाल क्या करें? सोने में आपकी राय? सोने में मेरा मानना है कि ये एक बहुत ही अच्छा समय है सोने में खरीदारी का। अभी 58,500 के आसपास भाव चल रहे हैं। 58,500 से 57,700 के दायरे में यहाँ पे एसआईपी के रूप में आप बाइंग जो है वो अक्यूमुलेट कर सकते हैं। और आपके पास काफी सारे इंस्ट्रूमेंट है। अगर आप छोटे निवेशक हैं तो गोल्ड ईटीएफ के थ्रू एंट्री कर सकते हैं। आप यहाँ पे अगर लंबी अवधि के निवेशक हैं तो भारत सरकार के सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। वहां पे 2.5% का एनुअल आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, और मैच्योरिटी पे जो आपके गेन्स है वो भी टैक्स फ्री होते हैं। और अगर आप डिलीवरी फिजिकल लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एमसीएक्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वहां पे आप डिलीवरी को लेकर के अपने डीमेट में होल्ड कर सकते हैं। तो काफी सारे ऑप्शन आपके पास उपलब्ध हैं, और एक ये अच्छा समय है सोने में निवेश का। आगे हमारा मानना है कि दिवाली तक इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें फिर एक बार $2,050 और भारतीय बाजारों में 61,000 तक के जो स्तर है वो दिखा सकती है। तो ये एक अच्छा समय है निवेश के लिए। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे एसआईपी के रूप में सोने में निवेश जो है वो निवेशकों को करना चाहिए। ठीक है, तो आप यहां से धीरे धीरे सोने में खरीदारी कीजिए। सिप का जिक्र किया, सिप का मतलब है आप थोड़ा थोड़े मात्रा में सोना खरीदिए। 57,700 नीचे का भाव बताया है, अभी 58,400 के करीब है, यानी कि यहां से 700-800 रुपए की गिरावट में भी आप सोना खरीद सकते हैं, एवरेजिंग कर सकते हैं। मौजूदा भाव से खरीदारी शुरू कीजिए, नीचे तक खरीदते रहिए। दिवाली तक भाव आपको 61,000 भारत के बाजार में देखने को मिल सकते हैं। सर, अब अगली राय आपकी चांदी पर। चांदी पर बड़ी बात यह कि सर इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, लेकिन फिर भी सोने के पीछे 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 चलती है। अगर आप इस समय देखें तो एक तरफ टैरिफ वॉर छिड़े हुए हैं, अगर आप देखें ट्रेड वॉर की आशंका फिर से गहरी हो रही है। सेमीकंडक्टर में लगने वाले जो तत्व हैं उनके पर एक्सपोर्ट रोक दिया चाइना ने। अमेरिका की तरफ से आज जेनेट एलेन वहाँ पहुँची हैं बीजिंग में चीज़ें शांत करने के लिए। पूरी दुनिया में जो कुछ घट रहा है इसको देखते हुए आपको क्या लगता है? चाइना की रिकवरी पर भी कभी सवाल उठ रहे हैं, कभी लग रहा है कि नहीं नहीं अभी ये रिकवरी उतनी अच्छी नहीं है। क्या लगता है आपको चांदी के लिए आगे चीज़ें कैसी प्ले होती देख रहे हैं आप? चांदी के लिए यहाँ पे दो तीन चीजें काफी पॉजिटिव है। एक तो जो चांदी की जो माइनिंग एक्टिविटीज है वो धीरे धीरे कम हो रही है। दूसरा, जो यूजेस हैं सिल्वर के वो लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो या सोलार हो या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडस्ट्री हो। जिस तरह से जो क्लाइमेट चेंज को लेकर के पूरी दुनिया में चिंता है, और हम फॉसिल फ्यूल से जो है नेचुरल उसकी तरफ जो बढ़ रहे हैं, ग्रीन एनर्जी की तरफ जो बढ़ रहे हैं, तो उसके चलते कहीं ना कहीं यहाँ जो उपयोग है चांदी के वो लगातार बढ़ रहे हैं इंडस्ट्री में। तो उसके चलते हमने देखा है कि कीमतों में लगातार सपोर्ट जो है वो देखने को मिले हैं। वर्ष 2023 में ही मार्च में हमने इंटरनेशनल मार्केट में कीमतों को $26 के ऊपर जाते हुए देखा था। भारतीय बाजारों में भी कीमतें 78,000 के उच्च स्तर पर पहुंचती हुई नजर आई थी, और उसके बाद
यहाँ पे जिस तरह से जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की तरफ से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई तो उसका असर कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आया। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल आपने जो ट्रेड वॉर का बात किया है यूएस और चाइना के बीच में, उसका थोड़ा इम्पेक्ट जो है वो भी कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आया है। लेकिन जो स्पेसिफिक इंडस्ट्री है जहाँ पे चांदी का उपयोग है, उसके ऊपर हमारा मानना है कि कोई ज्यादा इम्पेक्ट जो है वो पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। ऑटोमोबाइल में डिमांड बनी रहेगी, और जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडस्ट्री है या सोलार इंडस्ट्री है, वहां भी लगातार जो इसकी डिमांड है वो बढ़ती रहेगी। और निवेश की जो डिमांड है वो भी यहाँ पे चांदी में लगातार बढ़ती हुई नजर आई है। और जो सप्लाई यहाँ पे ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि वो स्क्वीज होती हुई नजर आ रही है, तो वो भी कीमतों को सपोर्ट कर रही है। तो अगर यहाँ पे लंबी अवधि का नजरिया अगर चांदी के लिए लेकर के चलें, तो वहां भी हमारा मानना है कि वर्ष 2023 के अंत तक वापस $26 जो है इंटरनेशनल मार्केट में और भारतीय बाजारों में 75,000 के जो स्तर हैं वो फिर एक बार देखने को मिल सकते हैं। तो चांदी में भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव दिखता है। अभी शॉर्ट टर्म में अगले 1 से 2 महीना कुछ कंसोलिडेशन जो है कीमतों में देखने को मिल सकता है, लेकिन ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव ही आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो भाई अगर आप मनोज कुमार जैन जी को सुनते हैं, सलाह उनकी मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो उनका मानना ये है कि आपके पोर्टफोलियो में अगर बुलियन का हिस्सा खाली है तो इस समय आप बिल्कुल सही मौके पर ये गोल्ड सेंट्रल देख रहे हैं। सोने और चांदी में दोनों में खरीदारी धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं और 2023 के भीतर भीतर आपको चांदी 75,000 के लेवल पर और सोना 61,000 रुपए के लेवल पर दिख सकता है। कहाँ बचकर चलना है वो उन्होंने बता दिया। सोने में उन्होंने विकल्प भी बताया, आप ETF में जाइए, गोल्ड बॉन्ड में जाइए, आप फिजिकल गोल्ड खरीदिए। वो आपकी अपनी चॉइस है, अपने वित्तीय सलाहकार से समझिए कि आपके पोर्टफोलियो को क्या सूट करता है। लेकिन हाँ, आप जिस मौके पर ये गोल्ड सेंट्रल देख रहे हैं, दोनों ही कमोडिटी ऐसे भाव पर हैं जहां आप खरीदारी कर सकते हैं। मनोज सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो ये था हमारा आज का गोल्ड सेंटर। लेकिन चलते चलते आपको बताते हैं गोल्ड की दुनिया का एक अनोखा फैक्ट जो आपके लिए रोचक हो सकता है। तो आज का फैक्ट ये है कि दुनिया भर में जितना सोना है उसका 49% सोना ज्वेलरी के तौर पर इस्तेमाल होता है। यानी कि अगर 100 किलो सोना है पूरी दुनिया में तो उसमें से 49 किलो की ज्वेलरी बनती है। बाकी 51 किलो की छड़ें बनती हैं, बिस्किट बनते हैं, क्वीन बनती है, सिक्के बनते हैं, अलग अलग चीज़ें बनती हैं 51% सोने की, और बाकी 49% सोना ही ऐसा है जिसकी ज्वेलरी बनती है। अगर आप सोने के बाज़ार को करीब से देखते हैं, ख़ास तौर पर ज्वेलरी के नज़रिए से, गहनों के नज़रिए से, तो शायद आपको ये लग सकता है कि गोल्ड मतलब ज्वेलरी, सोना मतलब गहने, लेकिन ऐसा नहीं है। केवल 49% यानी कि आधा ही सोना ऐसा है जो आपको ज्वेलरी के रूप में दिखता है। जितना सोना आप ज्वेलरी के रूप में दिखते हैं, इतना ही सोना केंद्रीय बैंकों के लॉकर्स में, ETF के वेयर हाउसेज में, MCX के वेयर हाउसेज में रखा हुआ है, सोने के सिक्कों में रखा हुआ है, अलग अलग फॉर्म्स में रखा हुआ है। चलिए, फिलहाल आज इतना ही। इस शो पे आपकी कोई सलाह हो, कोई सुझाव हो, कोई सवाल हो तो आप हमको लिख भेजिए। अगले गोल्ड सेंटर में हम अपने एक्सपर्ट के साथ आपके उस सवाल को भी शामिल करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।